ईचागढ़ में अवैध कारोबारियों के आगे नहीं चलता है एसपी का आदेश और यहां पर चरम पर होता है अवैध बालू का कारोबार। ईचागढ़ जो बनता जा रहा पैसा उगाही का वो अड्डा जहां पर होता है अवैध और फरेब का धंधा, जहां पर माफिया अपने धंधे के लिए हर दिन लोगों की जान तक से खेलते हैं, जहां पर जिंदगी को मौत के मुहाने पर ले जाने का काम किया जाता है, यहां पर अवैध बालू का कारोबार दिन दुना और रात चौगुना फल फूल रहा है। जाहिर है बालू के अवैध कारोबार से राजस्व की हानि तो होती ही है, जीएसटी का काफी नुकसान भी होता है। तो आज हम करेंगे बात ईचागढ़ थाना क्षेत्र की, जहां जिले के पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी का नहीं बल्कि अवैध कारोबारियों का कानून चलता है यहां पर। अरे भाई, जब पुलिस अधीक्षक के स्पष्ट आदेश हैं उसके बाद भी ईचागढ़ थाना क्षेत्र में बालू का अवैध परिवहन आखिर कैसे बदस्तूर जारी है? क्या ईचागढ़ थाना क्षेत्र में कमजोर हो चला है पुलिस का सूचना तंत्र? एनजीटी के रोक और नए एसपी के स्पष्ट आदेश के बावजूद भी बालू का अवैध परिवहन बदस्तूर जारी रहता है? क्या ईचागढ़ थाना क्षेत्र में जिले के पुलिस अधीक्षक कानून और सजा का जो डर है वो जहन से खत्म होता जा रहा? क्या ईचागढ़ थाना क्षेत्र में जिले के पुलिस अधीक्षक का नहीं बल्कि अवैध कारोबारियों का कानून चलता है? पुलिस अधीक्षक के स्पष्ट आदेश के बावजूद भी ईचागढ़ थाना क्षेत्र में आखिर कैसे है बालू का अवैध परिवहन बदस्तूर जारी? इस पर हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे एसपी के आदेश के बाद भी बालू का अवैध परिवहन लगातार हो रहा है। पुलिस का सूचना तंत्र यहां पर फेल नजर आता है। एनजीटी की रोक और नए एसपी के स्पष्ट आदेश के बाद भी बालू का अवैध परिवहन बदस्तूर जारी है। और क्या ईचागढ़ थाना क्षेत्र में जिले के पुलिस अधीक्षक कानून और सजा का डर जहन से खत्म होता जा रहा है? क्या ईचागढ़ थाना क्षेत्र में जिले के पुलिस अधीक्षक का नहीं बल्कि अवैध कारोबारियों का कानून चलता है? पुलिस अधीक्षक के स्पष्ट आदेश के बाद भी ईचागढ़ थाना क्षेत्र में आखिर बालू का अवैध परिवहन कैसे लागू? एसपी के आदेश के बाद भी बालू का अवैध परिवहन इस बात को दर्शाता है भाई, क्या पुलिस अधीक्षक के आदेश का कोई भी मोल नहीं रह गया है? क्या पुलिस विभाग के स्थानीय अधिकारी एसपी के आदेश को दरकिनार करते हुए अपनी मर्जी से काम करते हैं? क्या अवैध कारोबारियों को पुलिस का किसी भी प्रकार का खौफ जो है वो नहीं रहा है? सड़कों पर दिन के उजाले में बालू का अवैध परिचालन हो रहा, क्या पुलिस को इसकी सूचना तक नहीं होती? आखिर किसके इशारे पर संचालित हो रहा है बालू का यह अवैध कारोबार? क्या पुलिस का सूचना तंत्र इतना कमजोर हो चला है? बालू लदे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने गोरांग कोचा के पास बाइक सवार एक युवक को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए उसे अस्पताल पहुंचाया। इस दुर्घटना में जो बाइक है वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त बताई जा रही है। ट्रैक्टर की चपेट में आकर घायल बाइक सवार युवक ईचागढ़ थाना क्षेत्र के चोगा निवासी केशव महतो है। केशव महतो गमरिया स्थित RKFL कंपनी में काम करते हैं। गोरांग कोचा हाई स्कूल के पास तेज रफ्तार बालू लदे ट्रैक्टर ने इनको धक्का मार दिया और टीवी 45 के कैमरा की अवैध उत्खनन और परिवहन पर लगातार नजरें हैं। शासन प्रशासन के अहवाल और पुलिस की हनक पर सवाल उठाना भी लाजमी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता ईचागढ़ से गुलाम रब्बानी लाइव जुड़ चुके हैं। गुलाम, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, कहा जाता है काली कमाई का जो हिस्सा है वो सफेद पोशों को जाता है, तभी तो कारण चाहे जो हो उन तक या उनके गरीबात तक प्रशासन के हाथ है कि पहुंचते नहीं है। झारखंड में बालू माफिया और सफेद पोशों की मिली भगत का यह नतीजा है क्या कि सब कुछ शासन प्रशासन के नाक के नीचे होता रहता है? बालू माफियाओं की जो पहुंच है क्या वो इतनी ऊपर तक है? क्या वो समय रहते सब कुछ सच कर लेते हैं? अरे भाई, कमाल की बात है, बालू लदा तेज रफ्तार ट्रैक्टर गोरांग कोचा के पास बाइक सवार युवक को अपनी चपेट में ले लेता है और ऐसी शर्मनाक घटना की पुनरावृत्ति को रोकना क्या पुलिस के लिए चुनौती है? क्या ईचागढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस का सूचना तंत्र कमजोर हो चला है? एनजीटी के रोक के बावजूद और एसपी के स्पष्ट आदेश के बावजूद भी
बालू का अवैध परिवहन बदस्तूर आखिर कैसे जारी है? क्या ईचागढ़ थाना क्षेत्र में जिले के पुलिस अधीक्षक कानून और सजा का डर जो है वो जहन से खत्म होता चला है? क्या ईचागढ़ थाना क्षेत्र में जिले के पुलिस अधीक्षक का नहीं बल्कि अवैध कारोबारियों का कानून चलता है? देखिए लोकेश, कुछ मैं बोलूं उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो बालू अवैध खनन का मामला है वो 10 जून से जो है नदियों से पूरी तरह से जो है खनन करने को रोक लगाया गया है। उसके बावजूद जो है कि इस थाना क्षेत्र में लगातार बालुओं का कारोबार चल रहा, धड़ाधड़ ट्रैक्टर दिन दहाड़े चल रहा है, इस पर बोलने वाला कोई नहीं। उसके बाद मैं और एक बात बता दूं, जो सरायकेला जिला के जो नए एसपी बने हैं मुकेश कुमार लुनियाल, उन्होंने करीब 10 दिन पहले ही वो पदभार लिए हैं। पदभार लेने के बाद इस अनुमंडल चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में जो थाना है उसमें से ईचागढ़, तिरुल्डी और जो भी थाने हैं, चौका है, निमडी है, सब थाना क्षेत्र का उन्होंने निरीक्षण करके सख्त थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि एनजीटी के रोक के बाद भी किसी तरह का जो है बालू का खनन या तो और भी जो भी अवैध तरीके कारोबार है, अवैध तरीके से जो कारोबार होते हैं वो पूरी तरह से बंद होना चाहिए। उसके बावजूद जो है कि उसके बाद एसपी के विजिट के 24 घंटे के बाद में ही तिरुल्ली थाना क्षेत्र में 2 बालू लदा ट्रैक्टर को तिरुल्ली थाना के पुलिस ने एसपी के निर्देश के बाद रात के करीब 2 बजे के आसपास जो है उस ट्रैक्टर को जब्त किया। उसके बाद अब ईचागढ़ और चौका थाना के पुलिस के दोनों संयुक्त अभियान में एसपी को गुप्त मिले सूचना के आधार पर चौका में मैं आपको बता दूं अवैध कारोबार की जो बात हो रही है, 33 मवेशियों को पकड़ा, उसमें जो 5 पिकअप वैन को भी पुलिस ने जब्त किया। तो देखिए एसपी का निर्देश सख्त है, सख्त निर्देश के बाद भी जो है बालू माफिया जो है तू डाल तू मैं पात की बात को करते हुए, चितार्थ करते हुए वो दिन दहाड़े बालू ले जा रहे थे। इसी क्रम में देखिए जो ये घटनाक्रम आज की है, ये जिस जगह पर ये गौरांग कोचा जो स्कूल है उससे करीब 200 मीटर के पास में ही ईचागढ़ प्रखंड कार्यालय है, वहां पर सीओ भी बैठते हैं, बीडीओ भी बैठते हैं, लेकिन उस वही रास्ता से 200 मीटर दूरी आप निकलिएगा ब्लॉक से तो वो रास्ता जो जहां से ये ट्रैक्टर गुजर रही थी 200 मीटर के दायरे में, क्या इस चीज को सीओ को नहीं पता है यहाँ बालू खनन सुबह से चल रही है? तो कहीं ना कहीं जो ये सिस्टम है, सिस्टम में कई सारे लोग लिप्त होंगे और जहां तक सूत्रों के अनुसार पता चलता है कि कहीं ना कहीं इसमें अधिकारी जो भी है उनकी भी मिलीभगत है, ताकि इसी के कारण जो है कि ब्लॉक से 200 मीटर की दूरी में धड़ाधड़ बालू सुबह शाम पार हो रहा है और इसको देखने वाला, जांचने वाला कोई नहीं है। आखिर किसकी मिलीभगत, ये तो जांच का विषय है। जांच होने के बाद ही स्पष्ट हो, अब जांच करेगा, जांच का विषय ठीक है, मान रहे हैं कि जांच भी हो, तो जांच इसका करेगा कौन? जांच सौंप दिया जाएगा या तो एसडीओ को सौंप दिया जाएगा, एसडीपीओ को सौंप दिया जाएगा या तो फिर सीओ को। सीओ अगर उनके द्वार से अगर वो बालू लदा ट्रैक्टर धाए धाए पार होगा तो फिर इसका जांच कौन करेगा? अब ये तो बड़ा सवाल है कि किसकी मिलीभगत से यहाँ बालू का अवैध कारोबार हो रहा है या तो अन्य तरीके से जो भी अवैध कारोबार है किसके साठ गांठ से हो रहा है, जो बड़ा सवाल है। जी गुलाम, तमाम बातों को आपने यहाँ पर समझाने की कोशिश की। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, एसपी के आदेश के बावजूद भी बालू का अवैध परिवहन आखिर किस बात को दर्शाता है? क्या पुलिस अधीक्षक के आदेश का कोई मोल नहीं रह गया? क्या पुलिस विभाग के स्थानीय अधिकारी एसपी के आदेश को दरकिनार करते हुए अपनी मर्जी से काम करते हैं? क्या अवैध कारोबारियों को पुलिस का किसी भी तरह का कोई खौफ नहीं? और जिस तरह से दबंग और माफिया का बालू के सिंडिकेट पर कब्जा होता है, क्या उसको तोड़ते हुए, उसको खत्म करते हुए उनको संरक्षण देने वालों को कड़ी सजा का प्रावधान नहीं होना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को ही कड़े कानून को बनाने की जरूरत है? क्या बालू का अवैध खनन और काला धंधा रोकना सरकार के बूते से बाहर दिखाई दे रहा है? देखिए लोकेश, जहां तक बालू के कारोबार का आपने सवाल किया कि सरकार पर जो आपने सवाल किया, देखिए झारखंड में बीजेपी सरकार था, बीजेपी सरकार के बाद 2019 में जो है सत्ता परिवर्तन हुआ, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में है जो कि सरकार बना। सरकार बनने के बाद देखिए इस जिले के, खासकर मैं इस सरायकेला जिला की बात करूं तो करीब जो है कि 2 दर्जन से ज्यादा बालू घाट है, लेकिन इस थाना क्षेत्र में मात्र जो है 1 बालू घाट का ही नीलामी हुआ और बाकी का जो कागजी प्रक्रिया हर साल करते गया ऑफिसर लोग आके जांच किया कि फलाना जगह बालू घाट है, इसका जो है कि
नीलामी किया जाए, लेकिन उसके बावजूद जो कि है इस बालू घाटों का आज तक नीलामी नहीं हुआ। तो इस बालू को लेकर आपने देखा होगा कि रांची में कल एक विजुअल टीवी 45 में दिखाया गया टाटी सिल्वे में कि किस तरह से जो कि बालू वजन करके लोग जो किलो के हिसाब से वजन करके लोग बालू ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए इसमें सरकार की भी नाकामी है। अगर बालू घाटों को नीलामी कर देती तो कहीं ना कहीं जो है भाई जो अबुआ आवास योजना, इस तरह के जो भी योजना लाया जा रहा है उस पर जरूर अगर बालू का जरूरी है, उस सब काम में जो कि बालू का जरूरत पड़ता है, तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार का भी नाकामी है कि आज तक जो है बालू घाटों का नीलामी नहीं हुआ। और नीलामी नहीं करने का कई कारण भी हो सकता है कि इसमें कोई अधिकारी को संलिप्तता होगी, वो चाहते भी होंगे कि बालू घाटों का नीलामी ना हो ताकि हम धड़ाधड़ जो कि बालू नदियों से खनन करते जाएं, नदी को खोखला करते जाएं। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार और प्रशासन का पर भी सवाल उठना लाजमी है कि आखिर आज तक जो 5 साल के दरमियान में 2 महीने के बाद में आपको चुनाव भी होना है, 2 महीने के बाद आज तक जो है 5 साल के दरमियान में बालू घाटों का नीलामी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार पर भी सवाल बनता है। और विपक्ष जो है खासकर भाजपा ने इसे लेकर कई जगह और आजसू ने प्रोग्राम भी किया था कि आज तक जो है बालू घाटों का नीलामी सरकार ने नहीं किया। तो कहीं ना कहीं सरकार का भी नाकामी है कि 5 साल के दरमियान जो है बालू घाटों का नीलामी नहीं हुआ, जिसके कारण है कि धड़ाधड़ जो है बालू का उत्खनन हो रहा है। जी लोकेश। गुलाम रब्बानी का आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। इस तरह शर्मनाक घटना की पुनरावृत्ति को रोकना तो बड़ी कठिन बात लग रही है। बालू माफिया लगातार आमदा है, बड़े पैमाने पर बालू उठाव किया जाता है, अवैध खनन और परिवहन को रोकने वाला कोई नहीं है। बेरोक टोक दिन दहाड़े सैकड़ों ट्रैक्टर से बालू का खनन किया जाता है, सब कुछ खुलेआम चलता है। झारखंड को भारी राजस्व की हानि होती है और इसको रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। इसकी बड़ी वजह क्या सामने निकल कर आ रही है? जब भी इस तरह के मामले आते हैं, तो विधानसभा का सत्र चलता है तो जगह जगह से विधायक लोग आवाज उठाते कि बालू घाटों की नीलामी होनी चाहिए। और उसके बाद जो है कि विधानसभा सत्र जैसे ही खत्म होता है, वो जिला स्तर में, राज्य स्तर से हर जिले के डीसी को कहा जाता है कि आप टास्क फोर्स का गठन कर ले। और उसके बाद जो जिला के जो डीसी रहते हैं वो टास्क फोर्स का गठन करते हैं, उसमें पुलिस के लोग भी रहते हैं और अधिकारी जो प्रशासन के लोग भी रहते हैं, और टास्क फोर्स बना दिया जाता है। जब भी ग्रामीणों के द्वारा शिकायत किया जाता है तब जाके वो वहां पर जांच किया जाता है। देखिए आपने सही कहा कि ये नीलामी नहीं होने का कारण आप समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं सरकार का जो काम करने की क्षमता है वो बालू को लेकर नहीं है। कहीं ना कहीं जो सरकार में जो लोग हैं उनके जनप्रतिनिधि हैं या तो वो पार्टी से जुड़े जो लोग हैं वो लोग भी खनन में लिप्त होते होंगे, जिसके कारण है कि 5 साल के दरमियान में जो है बालू घाटों की नीलामी नहीं हुआ और उसका दंश जो है पूरा झारखंड झेल रहा है। और यह नाकामी आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं सरकार का है। सरकार को ध्यान देकर कम से कम 5 साल के अंदर में सब तरह का, अब देखिए कोई भी योजना में काम हो रहा है या तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, आज तक तो कोई काम रुका नहीं है, तो यह बालू कहां से मिल रहा है? तो सर आप सवाल किस पर उठाएंगे? सवाल तो आप सरकार पर उठाएंगे कि सरकार का ही जो की है लापरवाही है या जो भी कहें, जिसके कारण आज तक बालू घाटों की नीलामी नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की ही लापरवाही दिखती है और कहीं ना कहीं वो उससे जुड़े जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी इस काम में जो सम्मिलितता होगी, जिसके कारण ही बालू घाटों की नीलामी नहीं हुई। जी लोकेश। ठीक है गुलाम रब्बानी, धन्यवाद तमाम बात को हमसे साझा करने के लिए और इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। तो देखिए बेधड़क निकाली जा रही रेत और पुलिस की चुप्पी से मालामाल होते जा रहे अवैध धंधेबाज, खुलेआम बालू की तस्करी होती है, पुलिस प्रशासन को इसकी खबर भी होती है, बावजूद इसके जो नहीं होती है वो है किसी भी तरह की कोई कार्रवाई। पुलिस की चुप्पी के कारण ही नदी से बेधड़क रेत को निकाला जाता है और रात की तो क्या, अब तो तस्कर दिन दहाड़े बालू को निकालते नजर आते हैं। पुलिस सब कुछ क्या जानती नहीं है? क्या विभाग को सब कुछ मालूम नहीं होता? लेकिन फिर भी कुछ सख्त कार्रवाई तो होती नहीं और इससे तो अवैध धंधेबाजों का मनोबल और ऊंचा होता होगा। अब क्या हम ये मान लें निकम्मी पुलिस के कारण जिले में अपराधियों का मनोबल ऐसे ही बढ़ता रहेगा? क्या हम ये मान लें जिले में भ्रष्ट अधिकारियों का जमावड़ा जो है वो हो चला है? क्या अब हम ये मान लें अफसरशाही के चरम पर रहने के कारण अब इस तरह की घटनाएं जो है वो सामने आती रहेंगी?